बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मुतालबा है कि नून लीग की जानिब से ये अदालत के खिलाफ मुहिम जो है वो शुरू की गई है और अदलिया इस पर नोटिस ले। दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स के मामले को ही लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तहकीकाती कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद और मेंबर जुडिशल कमीशन सैयद हैदर इमाम रिजवी की तरफ से दायर की गई है और इसमें यह कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो सामने आई है, चाहे वो असली है या नकली है, उसका तयन होना चाहिए। इस पर यह भी कहा है कि जितने भी अदालत पर इल्ज़ामात लगे हैं उनको देखा जाए, एक आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन जो है वो देखे और उसमें अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड जजेस, वकील, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफराद जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएं और इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि इल्ज़ामात लगते रहे हैं, चाहे वो अरशद मलिक का बयान देख लें, फिर राना शमीम का एफिडेविट देख लें और अब फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से ये बात सामने आ रही है। इस पे भी बात करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत ये मुतालबा सिर्फ और सिर्फ जैसे नून लीग अदालत से कर रही है, उनका मुतालबा भी है, उनकी तवक्कुआत भी सिर्फ अदलिया के नोटिस से ही वाबस्ता हैं, या हुकूमत इस हवाले से खुद कुछ करने जा रही है या ये मामला अदालत के अंदर लेकर जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो महंगाई के हवाले से है। महंगाई मिनी बजट एक फिर आ रहा है। अगले हफ्ते से 350 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर आयद किए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि 1 दिसंबर से बहुत क़यामत खेज़ महंगाई आने वाली है। वो शौकत तरीन साहब जिन्होंने बजट पेश करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसके बाद अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि आवाम को हर थोड़े दिनों के बाद नए टैक्सेस के बोझ तले जो है वो दबा दिया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, और अब हर हफ्ते ही कहा जा रहा है कि मजीद नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर लगेंगे। इस पे बात करने से पहले जो अभी हमने बात की है जजेस के हवाले से, आज मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया। मैं चाह रही हूं कि उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी लगाई है। ट्वीट उन्होंने कहा कि साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है और यही वाकयात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे साकिब निसार इनकार कर सकते हैं और ना ही छुपाए जा सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुटला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अब इसके साथ इन्होंने वीडियो क्या लगाई है, जरा वो दिखा दीजिए। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? जो हमने इस्लामाबाद में 10 लाख लोग इकट्ठे करने थे, मैंने तब जब कॉल ऑफ किया और मैंने कहा कि हम अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज हुई, जो यू टर्न। तो मैं तब भी जब अदलिया के जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव कर सर्विंग ए रिटायर्ड जज, नहीं वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अदालत में आए। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हजरात को, कुछ यहाँ तशरीफ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था, जो फोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सलूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात की चीज़ नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो आप किस सिलसिले में इधर आए थे?
ये वो वीडियो जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्वीट के साथ ट्वीट की और इसी पर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि नून लीग की जो अदलिया के खिलाफ एक मुहिम है वो अब संगीन नौयत की बनती चली जा रही है और अदलिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसी पे पहले बात करते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, JUIF से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके MNA हैं, आपका भी शुक्रिया अब्बासी साहब। राना साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी। एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक तरीके की मंतक जो है वो पेश की जा रही है। अब एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदलिया नोटिस ले, आप भी ये कहते हैं अदलिया नोटिस ले। दूसरा मौक़िफ़ कि जी अदालतों के अंदर तहकीकाती कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्तें जा रही हैं। अब अदालत कब नोटिस लेती है कब नहीं लेती, लेकिन सवाल ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कि आप लोग तो इस चीज़ पर कन्विंस्ड हैं, आप लोग तो कायल हैं इस बात के कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है वो सही है, और आप लोग तो सबूतों की, एविडेंसेस की बात करते हैं, ऑडियो तक नहीं आप लोग वीडियोस की बात भी करते हैं। तो आप लोग खुद इस मामले को लेकर कोर्ट में राना साहब क्यों नहीं जा रहे अभी तक? शुक्रिया सादिया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये जितना भी आप इस किस्से को लंबा करें, जितनी बहस मुबासा करें, जितनी डिस्कशन हों, जितनी ऑडियो वीडियो हम यहाँ लोगों के सामने आती रहे, बात पहले दिन से बिल्कुल इसमें कोई रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी कि ये एक ख़ास एंगल से सारा कुछ हो रहा है। और उस वक्त भी बहुत सारी बातें थीं जो उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कही जा रही थी। एक तो स्टेज पे कही जाती थी कि आप स्टेप डाउन करें, दूसरा वो था कि जो मैसेज किए जाते थे कि अगर आप स्टेप डाउन कर जाएं, रिज़ाइन कर जाएं, तो फिर मामलात आगे नहीं चलाए जाएंगे। ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब उसके बाद जो चीज़ें जितनी भी वो आप फिल्म के तौर पे अगर अपनी आंखों के सामने लाएं, तो JIT बनी, JIT में किस तरह हुआ, क्या क्या हुआ, फिर किस तरह आगे चीज़ें बढ़ती गई, और ओकामा पे एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को, जो एक पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर पार्टी है और थी, उसको निकाल दिया गया, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ कर दिया गया ओकामा पे। उसके बाद जो 2018 के इलेक्शन में हुआ वो मामला भी आपके सामने हैं, जिस तरह सारे मामला चलाए गया, जिस तरह इलेक्शन मैनिपुलेट या मैनेज किया गया, वो भी आपके सामने है। उसके बाद जो अदालतों में सजाएं हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, वो भी साहब के सामने है, जिस तरीके से हुई, किस तरह हुई, वो भी आती रही। अब हम तो यही सिर्फ कह रहे हैं कि ये जो आ रही हैं अभी लीक हो रही हैं चीज़ें, ये उसको कोलैबोरेट कर रही हैं, वही वो जो एक खल्के खुदा या उनकी ज़ुबान पर है कि वो सारे उस वक़्त के मामला जो चीफ जस्टिस, उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, वो चला रहे थे, या तो कुछ और जो ताकतें हैं वो चला रही थी। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें सामने हैं। अब तो ठीक है, देखें ये मैं यही बात कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ। आप राना साहब देखें, ये एक आपका मौक़िफ़, नून लीग इसको मानती है, आप लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी साजिश रही, बट इन तमाम चीजों को आप एज एविडेंस अदालत में क्यों नहीं जमा करा रहे? नहीं, हमारा इसमें बड़ा एक क्लियर स्टांस है कि देखें, अदालत के एक सामने चीज़ आई तो जो गलत चीज़ हुई है अदालतों के ज़रिए उसको वो रेक्टिफाई करना अदालत का ही काम है। और इसलिए ज़रूरी है कि अदालत की इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है अदालतों की, वो भी नॉट लेस दैन अपेक्स कोर्ट हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी एक जो साख है, ये सारे जो 3-4 साल का प्रोसेस है उससे मुतासर हुई हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं, ये मैं कहूँ कोई कहे, लेकिन किसी को शक नहीं है इसमें। तो वो अपनी साख बाकी इदारे की, अगर पुलिस की साख है वो अगर किस हद तक उसकी डिग्री क्रेडिबिलिटी की इफेक्ट होती है नहीं होती, बाकी इदारों में बात नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी की, सिविल ब्यूरोक्रेट जो हैं, लेकिन जो अदलिया है उस पर गैर मुतज़लज़ल कौम का उस पर होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा।
देखिए, जो जजमेंट में एरर आते हैं, विजडम, वो जजमेंट होती है, वो अपनी एक विजडम में एरर आते हैं, वो तो एक उसमें नियत नहीं होती। एक जज, ऑनरेबल जज किसी तरह इंटरप्रेट आप कहते हैं कि आप लेकिन हम कहते हैं कि जाएं ना जाएं, आप लोगों का मानना ये है कि जो गलतियां हुई हैं ये अदलिया खुद नोटिस ले, खुद रेक्टिफाई इन चीजों को करे। अब यही सदाकत अली अब्बासी साहब, यही आप लोग डिमांड कर रहे हैं। आप लोग भी कहते हैं कि अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप कहते हैं कि नून लीग की जो अदलिया मुखालिफ मुहिम है, ये जो इन्होंने अगेंस्ट जुडिशरी एक कैंपेन शुरू कर रखी है, उस पर नोटिस ले। अब वही डिमांड एक तरीके से इसकी PMLN की भी सामने आती है, तो मौक़िफ़ साफ हमारे सामने है दोनों जमातों का। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अदालत की तरफ से नोटिस लिया जा सकता है? और यही सवाल जो मैंने राना साहब से किया था, PMLN नहीं जा रही, आप लोग चले जाएं, क्या हुकूमत जा सकती है कोर्ट में इस हवाले से खुद? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। सादिया, मसला ये है कि PMLN को जब ये सज़ाएं, हम तो हुकूमत में नहीं थे, हमारा तो बज़ाहिर एक बयानिया है कि ये करप्ट हैं और हमें तसल्ली हुई जब इनको सज़ा होगी। अब मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रही कि ये ऑडियो वीडियो का सिलसिला जो हमेशा ये चलाते हैं इदारों को ख़राब करने के लिए, उसकी इनको ज़रूरत क्या है? दो बातें हैं, अगर तो आपने मामला रखना है कानूनी तो अदालत में जाएं, अदालत में जाके सबूत दें, और ये जो आप वीडियोस ऑडियो बनाते हैं घर में उनको ले जाएं और अदालत आपको चेक कर रहे और उसको एविडेंस के तौर पे पेश करें और आपकी सजा खत्म हो जाए। दूसरा जो ये कह रही है, अदालत में भी नहीं जाते और ये पब्लिक इसका अवामी अदालत में ले आए। मैं, राना साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनको कहता हूं कि वो मियाँ साहब को सजा हुई है ना कि वो उनके जो पैनामा में फ्लैट्स आए थे, तो आप वो 4 फ्लैटों की कीमत निकालें और वो मुझे पैसे दिखा दें, टीवी पे बैठ के दिखा दें कि मियाँ साहब के वो फ्लैट इस आमदनी से आए, फलानी फैक्ट्री की आमदनी थी, फलां जगह पैसा जमा था, यहां से हम फलां बैंक के जरिए लंदन में लेकर गए और हमने फ्लैट लिए। अगर ये बात ये पब्लिकली कर दें तो मेरा ख्याल है ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज तक सवाए एक झूठे कतरी खत के और एक झूठी कैलिब्री फॉन्ट की ट्रस्ट डीड के इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और ये ऑडियो वीडियो खेलते हैं, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी इस बात को अहमियत देता है कि पाकिस्तान के आला तरीन जजेस जो रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ मतलब बड़े ही बावकार जजेस थे, उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो इतनी मोटी गर्दनों वाले लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि इनका ख्याल है राना साहब की पार्टी का कि जो गरीब गुरबा हैं, छोटे छोटे चोर हैं, मोटरसाइकिलों वाले, भैंसों वाले, गाय वाले, बकरी वाले, इनको सजाओ। मियाँ साहब को क्यों सजाओ? क्योंकि वो तो बने इस काम के लिए थे। वो कहते हैं जजेस का इनका क्या काम है, ये मुझसे पूछें, ये तो बुगत से भरे हैं, ये तो यानी इनका एक बादशाहती निजाम के ये पैदावार है और ये समझते हैं कि ये जो अदालतें हैं इनको अब इनको हम प्रेशराइज करेंगे। ये पुराने जजेस को इंसाफ जो है वेरी रिलेटिव टर्म, एक के साथ हो रहा हो तो वो इंसाफ लगता है, दूसरे को वही ज्यादती लगती है अपने साथ। ऑब्वियसली ये इसका पैमाना जो है वो बड़ा फर्क है। मैं मुफ्ती साहब, ये अदालत के हवाले से, ओवरऑल जुडिशरी के हवाले से बड़ी गलत चीज चल रही है। जी एक मिनट मुझे दे दें, मैं इन्हें कहता हूं कि मैं राना साहब से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जवाब दें। राना साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मियां साहब के जो लंदन के 4 फ्लैट हैं उनका सबूत लाके सादिया के शो में रखें। यकीन माने हम शक करना शुरू हो जाएंगे कि आपके साथ गलत फैसला हुआ है। बिल्कुल कोई जान नहीं है। राना साहब मैं आ जाती हूँ, किसी और मुफ्ती साहब का जवाब लेके अगर इजाजत देते हैं तो मैं आ जाती हूँ आपकी तरफ। मुझे मेरा बात करने दे। अच्छा चलें, मुफ्ती साहब माजरत राना साहब जवाब देना चाह रहे हैं, वो आपका टाइम ले रहे हैं, मैं आपकी जानिब आ जाती हूँ, मुकम्मल बात सुन लूंगी आपकी। मैं फरमाइए राना साहब। मेरा टाइम ना ले, वो अपना टाइम ले, वो अपना टाइम ले, मुझे मौका दे। अच्छा चले राना साहब, आपने सुन लिया, मैं आप सेकंड राउंड में राना साहब आपका जवाब लेती हूँ। मुफ्ती साहब फरमाइए। चले ठीक है, जी जी चले मुफ्ती साहब बताएं, जवाब दे दीजिए। नहीं इनकी पीडीएम में लड़ाई, तो पीडीएम में लड़ाई होगी। मुफ्ती साहब बताइए, ये तहकीकाती कमीशन बनाने की दरखास्त पे जाएं, अदालत के सुमोटो का नोटिस का इंतजार करें। जी सादिया, जी
सादिया, अब तो मेरे ख्याल में बात बिल्कुल वाज़िह है। जी फरमाइए। मसला है अदालत पे, मसला है अदालत के हवाले से। अदालत फरीक बनाया गया है। अदालत का हक बनता है कि वो यकीनन सुमोटो एक्शन ले और इन तमाम चीज़ों की तहकीकात कर ले और अपने आप को साफ और शफाफ बनाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो जाए। मैं खुद ये कहता हूँ कि अगर ये झूठ है तो झूठ भी साबित हो जाए, और अगर ये सच है तो फिर सच भी अवाम के सामने आ जाए। रही ये बात कि शहंशाह जो अपने आप को बनाए हुए हैं, वो तो इमरान खान है, बिल्कुल शहंशाह की तरह, एक आमिर की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो अपने महल का सबूत कब देंगे जो उन्होंने बनाया है? ये तो तुहफे कर रहे हैं। और उन्होंने कौन सा ये फैक्ट्री था उनका तो अपना मकान नहीं था। इमरान नवाज शरीफ साहब से मांगते थे, अपना घर नहीं था इस आदमी का। अब वो जो रह रहे हैं इस्लामाबाद में, इतना बड़ा घर मेरे ख्याल में किसी का नहीं जो इमरान खान का है। और इमरान खान जिस टोले का अब सरबराह बन चुके हैं, वो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनको खुद वो चोर कहते थे, और अब वो माफिया उन्होंने खुद अपने सामने बिठा दिया है। वो ख्वाह काफ वाले हो, YMKM वाले हो, या खुद मुशर्रफ वाले हो, इस तरह पीपल्स पार्टी के जो चोर थे वो उनके पास आए हैं। मुस्लिम लीग में जो चोर थे, मुस्लिम लीग में नहीं रह सकते थे, उनके अदलिया का बताइए। तो अदलिया का बताइए, आपने कहा कि भाई झूठी ऑडियो तो भी, सच्ची ऑडियो तो भी, ये चीज सामने आ जानी चाहिए। बट आप भी क्या इसी मौकफ के हामी हैं कि अदालत को खुद से नोटिस लेकर कमीशन बनाकर इन चीजों को जांच पड़ताल करनी चाहिए, या फिर नून लीग जाए या हुकूमत जाए? अदालत पे है, दावा अदालत पे है, और अदालत अपने आप को साफ कर दे। मुद्दई जो हैं और लोग हैं, और दावा अदालत खुद मुदाले बन चुके हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं अदालत के हवाले से, और ये वीडियो जो आ रहे हैं अदालत के हवाले से आ रहे हैं। तो अदालत अपने आप की सफाई बयान क्यों कर बयान नहीं करते? तो ये अदालत का भी फर्ज बनता है कि इसके बाद अगर ये दावा है तो अदालत को खुद ही आप कहते हैं नोटिस देना चाहिए। राना साहब एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं मुकम्मल आपका जवाब, ताकि इंटरप्शन ना हो। ब्रेक से वापस आएंगे, राना तैन साहब जवाब देना चाह रहे हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जी राना साहब, आप अब्बासी साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे। अब्बासी साहब ने जो असल बात है उसका तो जवाब दिया नहीं। अगर वो ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, जो आपने कहा कि वो भी कहते हैं अदलिया नोटिस ले, वो और एंगल से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नोटिस ले कि उन्होंने ये कैंपेन शुरू की हुई। हमने तो खैर कैंपेन शुरू नहीं की, बिल्कुल, लेकिन उनका जो एंगल है वो फिर वही है कि जो बुगस से और एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे वो इसको लेके जाना चाहते हैं, जो पहले ही वो काफ़ी वहाँ से वो क्या कहते हैं बेनिफिशरी हैं अदालत के फैसलों के। बाकी इन्होंने कही कि जी अदालतों के हम खिलाफ करते हैं। आपने इनके टाइम की देखी, अभी 3 साल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब भी कोई बात इनके खिलाफ हुई है, किस तरह ये सीखा हुए हैं, किस हद तक ये गए। आज तक मैंने अपनी इन 40 साल पॉलिटिकल जो मेरे एक है कैरियर, उसमें मैंने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी भी गरीब पार्टी ने इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कभी कोई की है इनके खिलाफ कोई, तो वहाँ भी ये सीख प्राइम मिनिस्टर हुआ है बेताशा। अब बात रही कि इन्होंने कहा कि जी करप्ट है। भाई खुदा के लिए आपको क्या सबूत मिला है? कोई करप्शन का सबूत आज तक नवाज शरीफ साहब के पास ला सके हैं? 4 फ्लैट की ये बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब वो आप उनसे उससे पहले इत्तेफाक फाउंड्री इनकी थी, क्या टेक्सटाइल की इनकी मिलें थी, क्या शुगर की मिलें थी?
मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। क्या इनके थ्रेशर हार्वेस्टर वगैरह ये बनाते थे? ये तो मेरे अपने जिले में इनकी कितनी फैक्ट्रियां थी, मेरे अपने हलके में ये थ्रेशर और ये टेक्सटाइल और ये सारी चीजें। इत्तेफाक फाउंड्री एशिया की सब बड़ी फाउंड्री थी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये उनके क्या घर नहीं थे? ये बात नहीं करते जो मुफ्ती साहब ने किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये सिक माइंड लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं। अच्छा। इनको अनाड़ी है, नलायक है, फजूल है। मेरी बात सुन लें, अभी जो इनकी कैबिनेट है उसमें जितने मुख्तलिफ पार्टियों में सबसे करप्ट लोग थे ये उठा के ले गए, क्योंकि वो नहीं रह सकते। उन्होंने जाना था अपने गंदे जो कमाई है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। और अभी वीट के स्कैंडल, अभी मेडिसिन का स्कैंडल, शुगर का स्कैंडल, एनएलजी का स्कैंडल, मैं तो देख रहा हूं ना इन चीजों को। अब ये कौन सी, ये तो बिलियंस में होते हैं इनके स्कैंडल। अभी कोरोना का पैसा नहीं इन्होंने छोड़ा, वो अद्वियात वाले में और मालम जब्बा वालों उसमें तो क्लीन चिट मिल गई इनके लोगों को। पीआरटी का है। इनकी तकरीरें सुने कि मैं कभी मेट्रो नहीं बनाऊंगा, ये जंगला सर्विस मैं नहीं शुरू करूंगा, फिर बनाई। यार ये खुदा के लिए आप छोड़ दें कौम और मुल्क के वो पीछा छोड़ दें, किधर लेके चले? आपने खड़ाई खड्डे में गिरा दिया है लोग। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राना साहब, जब आप लोग ये पीडीएम वाले ऑपोजिशन वाले जब ये बात करते हैं ना, ये जान छोड़ दें, यू ऑल्सो नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि आप कहेंगे खान साहब को वजीर आजम ना रहें या वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दें तो वो इस्तीफा दे के चले जाएंगे घर, बात नहीं मानेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट अभी इसका हल के ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सड़कों पर निकल कर कैंपेन करना या एक अवामी मुहिम जो है शुरू करना है हुकूमत के खिलाफ, आप लोगों का एम्फेसिस उस पर है, और ये कि भाई किसी ना तरीके से इलेक्शन जल्दी हो जाए। सिर्फ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, इसका शायद जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये तर्ज हुकूमत, इसमें हसासियत, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा जरूरी है कि जब लोग अवाम शोर कर रही हो, चीख रही हो, मर रही हो, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ही अर्ली पोल में चले जाते हैं या रिजाइन करके नीचे चले जाते हैं। ये दुनिया में हो रहा है। पीछे स्वीडन में अभी आइडियल सिचुएशन ये थोड़ी सही है। आइडियल सिचुएशन ये है, इमरान खान सब ऑपोजिशन में होते हुए खुद मिसालें देते थे, कश्ती डूब जाए क्या होना चाहिए, बहुत सारे वो बात सही है, ये मिसालें मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी पावर में आता है हमारे यहाँ वो ये नहीं करता। मैं अब्बासी साहब, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं कि आप जी मैंने बताया कि हमने तो कई दफा एक सिस्टम को चलाने के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो ये बात ना करें कि ये सारे इसी तरह के, बिल्कुल सारे इसी तरह नहीं है। जो भी सिस्टम की बेहतरी के लिए हमने उसकी चीज पे वो कह रहे जी। अच्छा सादिया, ठीक है जी, सेक्रीफाइस हुआ पीएमएलएन की तरफ से, आप कहते हैं। अब्बासी साहब वो कह रहे हैं ये हुकूमत फिर क्यों नहीं रहम करती और जाती। जी बताइए। अच्छा, पहली तो यह है कि राना साहब की आप ब्रेकिंग न्यूज चलाए। इन्होंने जो लंदन के 4 फ्लैट है उनका कह दिया कि उनके पैसे इत्तेफाक फाउंड्री और शुगर मिलों से गए थे। इसका मतलब है कि ये तो एक और केस बन गया कि वो एसेट यहाँ डिक्लेयर्ड नहीं था और वो मनी लॉन्डर होकर जाहिर है गया होगा। बिकॉज मरियम साहबा का जो ऑफिशियल बयान है वो ये है कि वो पैसे तो कहीं उधर से कहीं कतरी ने दिए थे और उसने लोन दिया था। तो इसका मतलब है कि आज इनका मौकफ बदल गया कि मियाँ साहब के जो फ्लैट हैं उनके पैसे पाकिस्तान से गए थे। अगर इनके पास कोई रसीद नहीं है पैसे भेजने की तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये मान चुके हैं। और मियां साहब पे एक और केस बन जाना चाहिए कि उन्होंने इत्तेफाक बाउंड्री के पैसे मनी लॉन्डर करके बाहर भेजे, क्योंकि ऐसी कोई रसीद, ऐसा कोई ओपन डॉक्यूमेंट, राणा साहब बात तो करने दें, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई उसका एसेट या ऐसी कोई इनकम उन्होंने शो ही नहीं की कि जो 600-700 करोड़ के 600-700 करोड़ के असासे जो है वो मियां साहब ने बनाए। इसलिए इसको 92 वालों को मैं कहता हूं ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि जो लंदन के फ्लैट हैं वो जो है वो इत्तेफाक फाउंड्री के पैसों से बने। तो ये जो एक बात एग्री कर रहे हैं आपकी इस बात से राजा साहब। पहले तो वो कहते रहे नहीं उन्होंने कहा है, आपके सामने कहा है कि वो जो इनके हल्के में भी उनकी मिलने थी, तो ये वो वाला पैसा है। वो कह रहे ट्विस्ट कर रहे हैं आप। ये राना साहब सियासत आ रही है। अब्बासी साहब को कह दो
बेवकूफी की बातें करते हैं। राणा साहब यार सीधा करो तो यार तैयारी पकड़ो, आगा पीछे क्या बता दे मुझे इमरान खान की फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन बता दे। अच्छा चलिए, एक तो आपने कहा उसको बता दे ना 300 कनाल में जो है उसकी जो दूसरा जो मुफ्ती साहब ने कहा बैकग्राउंड बता दे पैसों की। ओ सर मैंने चले मुफ्ती साहब भी और राणा साहब भी वही सवाल पूछ रहे 300 कनाल के घर वाली स्टोरी नहीं बताइए। आप आ जाए ना, आ जाए, बिल्कुल सही सवाल है मुफ्ती साहब आपका ये सवाल। मुझे बात तो करने देना भाई। मुफ्ती साहब आपका बिल्कुल सवाल करने का ये हक है, मैं आपके आपको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझे बता दे जी उनकी जवाब सुने, फैमिली जवाब का मौका देना। जवाब ले लेना, वो अब्बासी साहब से घर का जवाब तो ले लें, बनी गाला वाला। बताओ बताओ जी मुझे जवाब देने देना। मुफ्ती साहब जवाब तो सुन लें। आयशा जवाब सुन लें मुफ्ती साहब, फिर आप बिल्कुल आपको जवाब पसंद ना है आप जरूर सवाल कर लीजिएगा और जवाब ले लें पहले। मैं कहता हूँ जवाब दे, जवाब दे। अच्छा अब्बासी साहब फरमाइए। आप सुने, दे रहे हैं जब ये मुस्लिम लीग नून यही केस लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, उसी अदालत में गई जिसने मियां साहब को नाअहल और वो नासादिक करार दिया, उसी अदालत में इमरान खान ने 60 डॉक्यूमेंट 40 साल पुराने पेश किए कि ये हैं सादिक और अमीन करार दे दिया। और उसका मनी मुफ्ती साहब जी उसका पूरा बैंकिंग ट्रेल ठीक है जी, ठीक है, जवाब आ गया। मियां साहब ने भी डिमांड करे, नून लीग गई ईमान का तकाजा है, डिमांड हम मियां साहब से भी करें, वो भी अपना सबूत हुई। जी जी मुझे सुन ले सादिया, मुझे सुन ले। बड़े काजी ने सादिया सुन ले, सादिया मैं उसके सादिक और अमीन के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सादिया क़यामत की निशानी है। पीटीवाई वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ये क़यामत की निशानी नहीं। वो 23 अकाउंट कहां गए, उन्होंने तो खा लिए। इमरान खान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बात की थी जी। मैं इलेक्शन कमीशन मैं देखो मेरी बात सुन लो। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वाज़िह तौर पर बात की है कि उन्होंने छुपाए हैं। इसके अलावा ये बिलियन ट्रीज के हवाले से तहकीकात पर पाबंदी किसने लगवाया और किसके जरिए और किसके लिए किया और किसने इनको इनारो दिया। तो ये अदालत ने हमेशा में जो चीजें थी इमरान खान के करप्शन को छुपाने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ इमरान खान के करप्शन को छुपाने के लिए जी मालम जब्बा दवाइयों का स्कैंडल, कोई और स्कैंडल, गंदम, चीनी, बोरान, ये सारी चीजें चलें, ये तो मान सकते हैं कि कहीं हेराफेरी हो गई या इनको नहीं सवाल किया गया। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, शौकत तरीन साहब खुद ये दावा करते रहे कि कोई मिनी बजट्स नहीं आएंगे, मिनी बजट्स पे वो यकीन नहीं रखते, टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं आएगा। अब 350 अरब के नए टैक्सेस हैं और उन्होंने खुद ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से ही इनका इतलाक हो जाएगा, इस मिनी बजट का इतलाक हो जाएगा। लेकिन जो तौजीहात हुकूमत पेश कर रही है, शौकत तरीन साहब पेश कर रहे हैं, इतनी मजबूरियां बता रहे हैं, सो इसमें आपको लगता है क्या वाकई उनके पास कोई और रास्ता था, कोई और सोल्यूशन था? देखिए सादिया, एक तो मैं आपको बताऊं, ये जो शौकत तरीन भी इसी ग्रुप में जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो शामिल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिनी बजट जो बात कर रहे हैं वो पूरा सारा साल मिनी बजट आता रहा है। मिनी बजट होता क्या है? मिनी बजट यही होता है कि जो टैक्सेस या जो भी प्रपोजल उधर आती हैं पार्लियामेंट में जून में, उसके बाद जो भी टैक्स में रद्दोबदल किया जाएगा, जो भी वो नए टैक्स लगाए जाएंगे, जो नई रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, लोगों पे बोझ डाला जाएगा, जो भी रद्दोबदल किया जाएगा, वो सारे का सारा मिनी बजट होता है।
तो अभी ये एक फार्मली बात कर रहे हैं। पहले तो सुना मैंने कि मिनी बजट वो ला रहे हैं नेक्स्ट मंथ, फिर वहां आया कि नहीं कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, ना कोई ऐसी कोई बात है ज़ेरे गौर। फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि नहीं हम ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वही वो बात है जो इन्होंने इमरान खान साहब ने यू टर्न वाली बात, सुबह बात करते हैं दोपहर यू टर्न लेते हैं, तो उसी तरह की बातें हैं। ये इतनी इस वक्त अफसोस इकोनॉमिक, देखें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तब आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो चलो एक इशू है ही है, इनके आने के वजह रिग्ड इलेक्शन थे और ये आ गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो बड़ी ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में। अगर आपको सुबह पता नहीं किसी को कि कल किस तरह के इन्होंने यू टर्न लेके क्या टैक्सेस लगा देने हैं, क्या बजट लेना है, मेरी बात सुन लें। अब वो कहते हैं जी टैक्स तो हम नहीं लगा रहे, एग्जेम्पशन हम विड्रॉ कर रहे हैं। भाई एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का आपको पता मतलब क्या है, कितना बड़ा बोझ जाएगा लोगों पे, सारे का सारा बोझ जाएगा। जो आप बात करें 350 वो लोगों पे जाएगा और बिजनेस अफेक्ट होगा। ठीक, IMF के गुलाम है, वहां से डिक्टेशन लेते हैं। अब ये जो पीछे कहते हैं IMF से इन्होंने पैकेज मामला यही, वो पैकेज लिए लेकिन कोई ऐसी IMF गए हुए हैं, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। शायद उस वक्त जब शुरू में एक जिद थी या ये लगता था इस हुकूमत को कि IMF के पास जाए बगैर ये मईशत सही कर देंगे, उस वक्त डिले नहीं आता, उसी वक्त फौरी तौर पे चले जाते तो शायद कुछ बेहतरी निकल आती। लेकिन ये खैर बात ही है, हम तो बात ही कर सकते हैं अब्बासी साहब। लेकिन IMF की वजह से जो हर गुजरते दिन के साथ अवाम पर मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, अब ये वही चीज़ है जो इसको यू टर्न का नाम ना दें, चले कुछ और दे दें जो आपको पसंद आए नाम, लेकिन है तो ये यू टर्न ही कि आप मिनी बजट नहीं लाएंगे, आप मजीद टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अब उसको आप एग्जेम्पशंस हटाने का नाम दे लें या कोई और नाम दे लें, बात तो वही है कि मुश्किल और मुसीबत तो अवाम पे आ रही है। जी बिल्कुल, जब भी टैक्स लगता है तो मुसीबत तो आवाम पे होती है। लेकिन अब अलमिया देख लें कि सबसे पहले तो आप बात करें कि हमारे पास टैक्स जो इकट्ठा होता है वो 4000 अरब होता है, जिसमें से 3000 अरब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के लिए हुए कर्जों की सूद पे जाता है जो पिछले अदवार में लिए गए। बाकी कौम के पास बचता है 1000 अरब रुपए और कुछ बहुत सारे कुछ इदारों के प्रॉफिट हैं, तो जिसमें आपको पता है 1100-1200 अरब तो खाली चला जाता है फौज के लिए। तो ये अब आप रोएं पीटें, मियाँ सब तो मजे कर रहे हैं। और आज तो लंदन फ्लैट की नया सबूत भी आ गया कि वो जी राणा साहब ने कहा है कि वो इत्तेफाक फाउंड्री से उनका पैसा गया था। ये मकसद ये है कि मैं पूरी बात का जवाब, राणा साहब मुझे जवाब देने देना, राणा साहब मुझे जवाब देने देना, आपने बड़ी बात की, मुझे जवाब देने देना। 3000 अरब वहां जाता है, होगी बात। अच्छा सुने ना, मुझे जवाब देने देना। अच्छा आप मुझे मौका दें राणा साहब, आपको फंसाने के चक्कर में अब IMF के पास, IMF के पास जो हमें IMF के पास मिला है वो 1.3 या 1.4 अरब डॉलर है, जो इस मुल्क की अल्लाह के फजल से कोई 1.5 हफ्ते की आमदनी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मुल्क में अब नवाज शरीफ का दौर नहीं है। 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और 30 अरब डॉलर का रेमिटेंस है। 7 अरब डॉलर की हमारे पास इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। तो ये तकरीबन हफ्ते की ये पैसे बनते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर इस मुल्क को चलाना है, जो अब्बासी साहब ये भी लंदन में बैठे, अब वो पेट्रोलियम लेवी की जो बात है 20 साल से ये फिर यहाँ पे सिलसिला रुक भी तो नहीं रहा ना कि आप कहें कि मुझे जवाब देने देना। वन टाइम सफरिंग वो भी नहीं है, ये मुसलसल हर हफ्ते जो मेरी बात सुने ना, तरीके से रिवाइज होती राणा साहब से पूछें कि मियां साहब जो बिजली के मुआहदे करके चले गए और हर साल का इंक्रीमेंटल मुआहदा करके चले गए, 15-15 साल के मुआहदे हैं, वो कीमती बिजली की जब बढ़ती हैं वो खसारा बढ़ता है। तो जब आप IMF के पास जाएंगे, IMF के पैसे मैटर नहीं करते, IMF का स्टैम्प मैटर करता है कि आपको बाकी फाइनेंशियल जो इदारे हैं उनसे डीलिंग ठीक मिलती है। तो ये इस मुल्क को आज अजाब है। 5 साल नवाज शरीफ साहब के दौर में एक्सपोर्ट
माइनस में रहा, एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हुई, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में गया। आज उन कर्जों की किस्तें, तो ये IMF के पास जाना, इसमें इमरान खान गवर्नमेंट ने तो अपना करंट अकाउंट खसारा जीरो कर दिया था। नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में खसारा 20 अरब डॉलर था, जो खसारा आज डिवैल्यूएशन की वजह है, जिस खसारे की वजह से महंगाई है, बिजली आज महंगी है। तो पीछे नवाज शरीफ साहब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के दौर को, वो बात मैं अभी की बात कर रही हूँ। आप लोग हर थोड़े टाइम के बाद हालत से रिवाइज बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस वैसे ही नहीं मिलती है, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारे यहाँ मुल्क में सेल्स बढ़ी हुई है, रेवेन्यू बढ़ गया है, सेल बढ़ गई है, काश इसका सेल बढ़ गई है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम पे भी आ जाए। यही ट्रिकल डाउन, सारे कर्जे, सारी किस्तें। मुफ्ती साहब का कमेंट लेने दीजिए मुझे। मुफ्ती साहब बताइए। मुफ्ती साहब फरमाइए, रेवेन्यू बढ़ गया है, सिर्फ इतना कहता हूँ सादिया, ये हमेशा झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, सजा आवाम को दे रहे हैं, आवाम को सजा दे रहे हैं। ये वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का कर्जा है, ये फलान का कर्जा है, ये अब कर्जे कौन ले रहे हैं, इसका सूद कौन अदा करेगा, इसका कोई कर्जा नहीं ले रहे कि वो कहते थे कि हम हमारे खसारे उतारने के लिए हमारे खसारे कोई नहीं है, दे रहे रीजन है। तकरीबन 17,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खसारे सिफर हो गए। झूठ पे झूठ तुम बोलते हो। अब बिल्कुल गलत। मैं चैलेंज करता हूं, बासी साहब सिर्फ कर्जे एक सेकंड ब्रेकिंग तो आपने दे दिए, आप कह रहे हैं खसारे हमारे सिफर हो गए। मुझे मौका दे, मौका हमें दे कि 20 अरब डॉलर का खसारा था, कर्जे सिफर हो गया है और उनके शराइत पर टैक्स लगा रहे हो। अब IMF के टैक्स के माहिर जो हैं वो बैठे हैं, पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स वो बराह रास्त लगा रहे हैं, और स्टेट बैंक को जो है किसके कब्जे में आपने दे दिया, और पाकिस्तानी मईशत का सौदा किसने कर दिया। यहां उनके बाबुओं को लाकर स्टेट बैंक के गवर्नर बना दिए, यहाँ वजीर खजाना जो बनता है। ये तो आप जो बातें कर रही हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस जुमले पे हुई थी जब हमें ये बताया गया था कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो तय पा गए हैं, मुआहदा हो गया है, तो कौम को मुबारक हो, खुशखबरी है, इसको खुशखबरी का नाम दिया गया था। भारत, मुझे इस पे ज्यादा हैरत हुई थी। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं बकौल अब्बासी साहब, खसारा भी वो कहते हैं सिफर हो गया है, और रेवेन्यू भी बढ़ गया है। सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए जो मुश्किल है ना मौशी, वो बढ़ती चली जा रही है। अब अब्बासी साहब ने चीजें कही हैं, ये भी पता चल जाएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, राना तनवीर हुसैन साहब और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।